ननद रानी भाई बनकर हिस्सा लिया है तो भाई बनकर जिम्मेदारी भी निभाओ। संध्या की ननद बंटवारे के लिए मायके आई हुई थी। संध्या की सास का भी मानना था कि अब पिताजी नहीं रहे तो दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन संध्या और उसके पति विवेक का मानना था कि कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन विद्या के ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च करके बहुत ज़्यादा दहेज देकर बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में की है, लेकिन माँ बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ को लगता था कि मेरे पति की संपत्ति पर मेरी बहू संध्या ऐश करेगी, जबकि उस पर मेरी बेटी विद्या का हक होना चाहिए। माँ को यह नहीं दिख रहा था कि विद्या को देने में पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विद्या की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे विद्या के पिताजी ने, और वह 1 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेचकर ही जमा किए थे। तो क्या उस संपत्ति पर विवेक का और संध्या का हक नहीं था? उन्होंने तो किसी बंटवारे की बात नहीं की, और अब बचे हुए संपत्ति का विद्या को बंटवारा चाहिए। संध्या को बहुत अच्छे से पता था कि विद्या के ससुराल में उसकी कोई ननद नहीं है, इसलिए उसे तो कोई हिस्सा बंटवारा करना नहीं है। जो कुछ है सब उसका और उसके पति का ही है, और मायके से उसे अच्छी खासी संपत्ति उसकी शादी में पिताजी ने दे ही रखी है, क्योंकि 1 करोड़ की जमीन बेचकर करीब 75 लाख कैश दिए थे। विद्या के पिताजी ने अपने दामाद को और 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, जो कि कहीं से भी मामूली रकम नहीं थी। लेकिन विद्या का कहना था कि विवेक को भी तो उसके ससुराल से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो संपत्ति तो बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। संध्या ने बोला, हाँ, मुझे मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो वह मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना। और मैं इतना दहेज लेकर आई, इस घर में आई हूँ, तो मैं अपने मायके तो नहीं जा रही हूँ अपने भाई से बाकी के बचे हुए संपत्ति का बंटवारा मांगने। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की संपत्ति बेचकर तुम्हारे इतने बड़े घर में शादी की है, इसी तरह मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी में मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बची हुई संपत्ति में भाई से हिस्सा मांगने जाऊं। मैं खुश हूँ ससुराल में जितनी संपत्ति मेरे पास है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास भी ससुराल में अच्छी खासी संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके की संपत्ति का लालच है। विद्या ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप अपने मायके में अपना हिस्सा लो या ना लो, पर पिताजी के संपत्ति के तो 2 बराबर हिस्से में करवा कर ही रहूंगी, और इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा तो वह भी लूंगी। विद्या की माँ यानी कि संध्या की सास विद्या का पूरा साथ दे रही थी। विवेक ने बोला, तो माँ की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। विद्या ने बोला, इन सारी इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कानून है वह है, और मेरा हिस्सा मैं लेकर रहूंगी। यह सारी बातें बोलकर तो मेरा इरादा नहीं बदल सकती। विवेक और संध्या को समझ में आ चुका था कि विद्या और माँ कुछ भी करके संपत्ति का बराबर बंटवारा कर कर रहेंगे। माँ को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी बहू उनके पति की संपत्ति पर मजे करें, बल्कि उनकी बेटी के पास वह संपत्ति जानी चाहिए। इसीलिए उन्हें बेटा भी नहीं दिख रहा था, और यह भी नहीं दिख रहा था कि बेटी की शादी में पहले ही काफी संपत्ति पिताजी ने बेच दी थी, जिसका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था। खैर, विवेक और संध्या को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बंटवारा तो होकर रहेगा। तब विवेक ने बोला, ठीक है, फिर कल मैं वकील साहब को बुला लेता हूँ। बंटवारे के लिए कानूनन पूरा बराबर बराबर बंटवारा करवा ही देता हूँ। माँ बेटी खुश हो गई कि चलो अब हमारे मन की हो गई। अगले दिन वकील साहब घर आ चुके थे। वकील साहब ने बोला, सब लोग बैठ जाइए, उसके बाद बंटवारे की बात शुरू करते हैं। तो विद्या, माँ, विवेक और संध्या वहाँ आ गए। वकील साहब ने बोला,
अभी सब लोग नहीं आए, पहले सब लोगों को बुला लीजिए। विद्या ने बोला, अंकल सब लोग तो आ चुके हैं, अब और कौन बचा है? वकील साहब ने बोला, नहीं अभी 3 लोग और बचे हैं। वाह, आने वाले हैं। विवेक ने मुझे उनका नंबर दे दिया था, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। विद्या को बहुत हैरानी हो रही थी कि कौन आने वाला है। थोड़ी देर में विद्या ने देखा कि उसकी तीनों बुआ वहां आ गई हैं। विद्या की माँ ने बोला, अरे आप तीनों यहाँ अचानक, क्या बात है? तीनों बुआ ने बोला, अरे भाभी सुना है संपत्ति का कानूनन बंटवारा हो रहा है, तो हम भी यहाँ आ गए। इस पर विद्या ने बोला, हाँ तो संपत्ति का बंटवारा मेरे और भाई के बीच में हो रहा है, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वकील साहब ने बोला, विद्या जब संपत्ति का कानूनन बंटवारा हो रहा है तो कानूनन बंटवारा ही होगा। तुम्हारे हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा कि तुमने चाहा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बंटवारा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर है और मेरे पास सारे संपत्ति के कागज आ चुके हैं, तो इस हिसाब से मैं बंटवारा शुरू करता हूँ। विद्या और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वकील साहब ने बोला, ना शुरू किया, आपकी सारी पुश्तैनी संपत्ति जो कि विवेक के दादाजी के नाम पर है ना, कि उसके पिताजी के नाम पर, तो उस पर विवेक के दादाजी के सारे बच्चों का बराबर का हक बनता है। तो सारे जमीनों का कीमत निकालने पर लगभग 4 करोड़ की जमीन निकली है। उस हिसाब से 1-1 करोड़ चारों भाई बहनों के हिस्से में आते हैं। तो तीनों बुआ के 1 करोड़ विवेक और विद्या के पापा की। लेकिन विद्या की शादी में 1 करोड़ की जमीन विवेक के पापा ने बेच दी, जिस पर कि तीनों बुआ का बराबर का हक था और उनसे पूछा भी नहीं था। वह जमीन विवेक के पापा ने बेची कर बेटी की शादी कर दी थी। तो उस 1 करोड़ में से 75 लाख 3 बुआ के हिस्से के थे। तो जो 1 करोड़ की जमीन विवेक और विद्या के हिस्से में जा रही है, उसे बेचकर 75 लाख रुपए तीनों बुआ को दे दिए जाएंगे। अब बचे 25 लाख रुपए, जो कि 12.5 लाख विद्या और विवेक को मिल जाएंगे। और रही इस घर की बात, तो इस घर के कागज भी विवेक के दादाजी के नाम पर है। तो इसमें भी 4 हिस्से होंगे, 3 बुआ के और 1 विवेक के पापा के। और घर में 2 फ्लोर बने हुए हैं, तो नीचे का फ्लोर 2 हिस्से में और ऊपर के फ्लोर के 2 हिस्से। अब आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोगों को इन चारों में से कौन सा हिस्सा किसे रखना है। और फिर जो हिस्सा विवेक और संध्या रखेंगे, उसके हम 2 हिस्से कर देंगे, आधा विद्या का और आधा विवेक का। अब तो विद्या और विद्या की माँ की हालत खराब हो चुकी थी। कहाँ विद्या की माँ यह सपना देख रही थी कि गांव की जमीन बेचकर लगभग 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो 2-2 करोड़ दोनों भाई बहन आपस में बांट लेंगे। अच्छी खासी संपत्ति मिल जाएगी बेटी को। और कहाँ हाथ में आए सिर्फ 12.5 लाख रुपए, और ऊपर से यह इतना बड़ा घर, उसके भी 4 हिस्से हो गए। और फिर जो हिस्सा उनके पास आएगा, उसके भी 2 हिस्से होने की बात हो रही है। तीनों बुआ बहुत खुश थी और बोल रही थी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में इतनी संपत्ति मिल जाएगी, वह भी अपने मायके के हिस्से की। माँ ने बोला, शर्म नहीं आती आप लोगों को इस उम्र में मायके आई है हिस्सा बंटवारा करवाने? तो
तीनों बुआ ने बोला, भाभी स्वयं क्यों आएगी जब हमारी भतीजी अपने मायके अपना हिस्सा ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। उनकी बात सुनकर विद्या को तो मानो सांप सूंघ गया था। कहाँ वो खुद को 2 करोड़ की मालकिन समझ रही थी और कहाँ उसकी तीनों बुआ करोड़ों की मालकिन बन गईं। अब विद्या और उसकी माँ को कोई बंटवारा नहीं चाहिए था, लेकिन विवेक और संध्या को बंटवारा चाहिए था। विवेक ने बोला, अब तो बंटवारा होकर रहेगा। विद्या ने बोला, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। माँ ने बोला, पागल हो गया क्या विवेक, अच्छी खासी संपत्ति है, क्यों बंटवारे के चक्कर में अपने घर की संपत्ति बुआ के घर भेज देना चाहता है। इस पर संध्या ने बोला, क्यों, जब अपने घर की संपत्ति विद्या के घर पर जा रही थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब वही संपत्ति बुआ के घर पर जा रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब तो बंटवारा होकर रहेगा, वह भी कानूनन एक ईंट का बराबर बंटवारा होगा। माँ ने जोर से बोला, कोई बंटवारा नहीं होगा। वकील साहब ने बोला, मैडम कानून आपके हिसाब से नहीं चलता, आपने खुद बंटवारे के लिए मुझे बुलाया है और बंटवारा जब कानूनन होगा तो ऐसे ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए, विद्या की माँ ने बोला। लेकिन तीनों बुआ ने बोला, हमें बंटवारा चाहिए और विवेक और संध्या ने भी बोला, हमें बंटवारा चाहिए। अब विद्या और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। विवेक और संध्या ने बोला, और हाँ विद्या, अब बंटवारा जब हो ही गया है तो तुम्हें यहाँ आकर अपने हिस्से में रहकर माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। मैं माँ की जिम्मेदारी निभाता अगर तुम बेटी बनकर तीज त्योहार पर मायके आती और हद से अपनाने लेती, लेकिन तुमने भाई बनकर हिस्सा लिया है तो तुम्हें भाई बनकर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज से तुम मेरी बहन नहीं भाई हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहकर माँ की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हाँ, पिताजी के अंतिम संस्कार में तुमने कोई योगदान नहीं दिया, तो जब श्राद्ध का महीना आएगा तब तुम पिताजी के श्राद्ध में भी बराबर का योगदान करोगी। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या विवेक, यह सब विद्या क्यों करेगी, यह तो बेटी बहू का काम होता है। विद्या अपने ससुराल देखेगी या मायका। संध्या ने बोला, माँ जी आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा। जब यह सब कुछ बेटी बहू का काम होता है तो ससुराल की संपत्ति भी बेटी बहू की होती है, ना कि बेटियों की। और अगर संपत्ति में बेटा बनकर हिस्सा लेना है तो बेटी बनकर निभाना भी पड़ेगा। यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि जब दिल किया बेटी बन गए और तीज त्योहार ले लिया मायके से, और जब दिल किया तो बेटा बनकर हिस्सा ले लिया। विद्या और उसकी माँ के पास संध्या और विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं था। विद्या ने अपने लालच में आज अपना मायका पूरी तरह से खो दिया था और विद्या की माँ ने अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर ताकि बहू उनकी संपत्ति पर मजे ना कर सके, अपनी बेटी का मायका हमेशा के लिए छुड़वा दिया था। विवेक और संध्या हर हाल में बंटवारा करवाने के पक्ष में थे और बंटवारा हो गया। तीनों बुआ ने आपसी सहमति से अपना हिस्सा विवेक के नाम पर कर दिया, क्योंकि तीनों बुआ
विद्या के जैसी नहीं थी और उनका कहना था हमारी शादी में हमारे पिताजी ने अच्छा खासा खर्च किया था, तो हमें मायके में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम अपने भतीजे का साथ हर हाल में देंगे। इसलिए हमने अपना हिस्सा लिया है और हम अपना हिस्सा अपनी मर्जी से अपने भतीजे को देते हैं। अब विद्या के पास बंटवारे के नाम पर ज़्यादा कोई संपत्ति भी नहीं थी और मायके से भी रिश्ते खराब हो चुके थे। साथ में मायके की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर पड़ चुकी थी। विद्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और साथ ही साथ माँ को भी विद्या ने बोला, भाई भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, बस मेरा मायका हमेशा बना रहे। लेकिन संध्या और विवेक अब इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बोला, विद्या यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसा मायका? मायका तो बेटियों का होता है, तुम तो बेटा हो, क्योंकि तुमने बेटा बनकर हिस्सा लिया है। तुम्हारा यह मायका नहीं घर है, तो अपने घर में रहो और माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ। मेरी आज से कोई बहन नहीं, बस एक भाई है और दोनों भाइयों में बराबर का बंटवारा हो चुका है और दोनों भाई बराबर बराबर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। विद्या ने बोला, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मेरा ससुराल देखूंगी या मायका? मुझे ससुराल देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सारी मेरी जिम्मेदारी है। मैं मायके में माँ का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? संध्या ने बोला, तो यह सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। विद्या माँ ने बोला, यह तुम विद्या से कैसे बातें कर रही हो और उसका नाम ले रही हो? तुम्हें पता है ना, ननद का नाम नहीं लिया जाता बल्कि दीदी कहा जाता है। संध्या ने बोला, माँ जी किस गलतफहमी में जी रही हैं आप? विद्या मेरी ननद थी, अब जब तक ननद थी मैं दीदी कहकर ही उन्हें बुलाती थी, पर अब विद्या मेरी ननद नहीं बल्कि मेरा छोटा देवर है और देवर का नाम तो लिया जाता है ना। कहकर विवेक और संध्या अपनी तीनों बुआ को गेट तक छोड़ने चले गए और जाते जाते उनसे यह बोला कि बुआ आप लोग तीज त्योहार पर आते रहिएगा, आखिर बेटियों के तीज त्योहार पर आने से ही तो घर में रौनक होती है और इस घर की बेटियां आप ही हैं, तो हर तीज त्योहार राखी पर अपने मायके जरूर आइएगा। और बुआ को छोड़कर आने के बाद संध्या और विवेक चुपचाप अपने कमरे में चले गए। विद्या और माँ उन्हें जाते हुए देखते रह गए और उनके पास संध्या और विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं था और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि आज अपनी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से विद्या का मायका पूरी तरह से खत्म हो चुका है और विद्या रोती हुई अपने ससुराल की ओर निकल गई। माँ चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।